हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और हम निकले हैं एक जगह जाने के लिए। वहाँ पहुँच के बताती हूँ ये जगह कौन सा है। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें दिखा परेड्स ऑफ होम। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा चक्कर मारते हैं कि यहाँ पर क्या घर बन रहा है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी बहुत सारे मॉडल्स बने हुए हैं घर के, ये देख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसका अभी हम जाने वाले हैं अंदर और देखने वाले हैं कि यहाँ के घर के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्या तरीके से इन्होंने बनाया है, क्या स्टाइल से बनाए हैं। तो चलिए आपको भी थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। तो ये था वो घर। देखिए, ये ऊपर का फ्लोर है, लॉन्ड्री रूम है, बेडरूम है और बेडरूम के साथ ये वॉक इन क्लोजेट था, बाथरूम है। ये वही बाथरूम है और ये हॉलवे है। ये और एक बाथरूम था और 2 बेडरूम्स भी थे ऊपर में। एक्चुअली 3 बेडरूम्स थे ऊपर में, तो टोटल 4 बेडरूम ऊपर थे। बेसमेंट में और एक बेडरूम था। और ये देखिए, ये है मेन फ्लोर और यहाँ से बेसमेंट जा सकते हैं। यहाँ पर किचन, लिविंग रूम, ये डाइनिंग रूम, ये एक्स्ट्रा क्लोजेट, ये है बेसमेंट सीटिंग एरिया। और ये बाहर का व्यू था बेसमेंट का। और ये और एक सिटिंग एरिया और एक बेडरूम था बेसमेंट में। काफ़ी अच्छा घर था, ये हमें पसंद आया। काफ़ी कम स्पेस में उन्होंने बहुत कुछ बनाया था। जी हाँ, हम आ गए हैं परेड ऑफ होम से घर वापस। थोड़े 1-2 मॉडल्स देखे, अच्छे लगे, बट मैं घर लेने नहीं वाली हूँ, बस ऐसे ही गए थे। बट वहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक आइसक्रीम कार्ट थे, यानी फूड ट्रक था। और वहाँ से हमने ली 3 आइसक्रीम और आपको दिखाती हूँ क्या फ्लेवर्स हैं। ये उनका होममेड आइसक्रीम है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। ये है मिल्क मार्ट आइसक्रीम एंड कैंडी। ये उनका होममेड आइसक्रीम सैंडविच है। और ये उनका अगेन नो बेक चॉकलेट चिप कुकी डो है, यानी आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, आपको इसको बेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 आइसक्रीम थी और अजहान ने लिया पॉप्सिकल। ये है लंबा सा पॉप्सिकल। इसका मैंने जुगाड़ क्या किया है कि इसको ग्लास के अंदर ऐसे डाल दिया है ताकि यहाँ वहाँ ना गिरे। तो ये रहा अपना जुगाड़। ये देखिए दोस्तों मेरे किचन का हाल। जी हाँ, अभी मेरी चली है अफ्तारी की तैयारी और मैं दिखाती हूँ कितने सारे आइटम अभी आज मैं बना रही हूँ। फाइनली क्या होने वाला है ये तो आपको अफ्तारी के वक्त ही पता चलेगा। और भी बहुत कुछ बनाना बाकी है, तो मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। फाइनली जब सब सज जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट है क्या और आज का थीम क्या है अफ्तारी का। तो आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये रहा मेरा, जो मैंने आपको दिखाया था बहुत सारे आइटम बनाने हैं। ये है थाली। शुरू करते हैं किनोआ से। और ये है दालमा। उसके बाद आता है ये मीट भाजी ये फ़िश फ्राई, ये और एक फ़िश फ्राई, सैलड, पापड़। ये है खट्टा विच इज़ लाइक खजूर और टमाटर का खट्टा। ये मिर्च का पकोड़ा। ये मटन करी। ये पालक और मटर की सब्ज़ी। ये मिक्स वेज। ये है बड़ी चूड़ो। ये है आपका दही बूंदी। और ये है बीन्स की भाजी। और ये है पूरी थाली। जी हाँ, आज है थाली स्पेशल। और साथ में ये है मीठा। तो आज है रमज़ान का चौथा दिन, यानी 4th चैप्टर की बारी। तो 4th चैप्टर में 176 वर्सेस हैं, यानी आयत्स हैं। ऑब्वियसली हर एक आयत को डिटेल में एक्सप्लेन करने से बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं अगेन शॉर्ट समरी में आपको ये चौथे चैप्टर के आयत समझाती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हम सब एक सोल या एक आत्मा से बने हैं। तो हम सबको ऊपर वाला, यानी कि हमारे जो खुदा हैं, अल्लाह हैं, वो हम सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। और ऐसा ही हमारा भी सोच होना चाहिए कि हम जब खुदा नहीं करता कोई भेदभाव, तो हम कैसे इंसान हो के ये भेदभाव करें। तो सबको एक नज़र से देखें और सबको एक जैसा ही ट्रीट करें, इज़्ज़त के साथ ट्रीट करें, इंसानियत के साथ ट्रीट करें।
दूसरा पॉइंट जो इस चैप्टर में डिटेल्स में बताया गया है कि ज़मीन और जायदाद को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। पहला पॉइंट तो ये कि बेटा और बेटी दोनों का हक है इस प्रॉपर्टी में। तो जब किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल इंतकाल होता है, उनकी जो औलिया यानी उनकी जो वाइफ हैं, उनको 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। और बाकी बच्चों में जो उनके अपने बच्चे हैं उनमें 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनको 1/6 मिलती है, और बाकी के जो उनके बाकी के सिबलिंग्स हैं, जैसे कि चचा के बच्चे हैं या कोई और कज़न्स हैं, उनको भी 1/6 ऑफ द प्रॉपर्टी मिलती है। बट अगर जिनका इंतकाल हुआ है उनके कोई बच्चे नहीं हैं तो उनकी बीवी को मिलता है 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी, और बाकी के जो 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी है वो सारे बाकी सिबलिंग्स और हायर्स में डिवाइड हो जाती है। इस चैप्टर का एक ही मकसद है कि जब किसी का इंतकाल होता है और आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो कोई रंजिश ना रखें, कोई झगड़ा ना करे, कोई लड़ाई ना करे, कोई ज़िद ना करे, क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी ये पॉइंट्स भेजे हुए हैं कि कैसे इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है। तो अगर आप अल्लाह के राह में चलेंगे तो आपको किसी चीज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अल्लाह के राह में जाएंगे तो आपको सही से जो आपका हक़ है आपको मिल जाएगा। अगर आप हक़ से ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको अल्लाह को उसका जवाब भी देना पड़ता है। तो ये चीज़ को अच्छी तरह समझें और फिर अपना प्रॉपर्टी डिवाइड करें। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे औरतों के लिए और ख़ासकर मर्दों के लिए, क्योंकि ये बात है वुमेन्स राइट का। और जैसे मैंने कहा, खुदा ने सबको एक प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है, यानी कि सब कोई एक जैसे हैं, सबको एक सोल से बनाया है, यानी कोई भेदभाव नहीं है। आप मर्द है या औरत है, ऊंचे जाति के हैं या नीचे जाति के हैं, सब कोई बराबर है खुदा के नज़र में। जब खुदा के नज़र में सब बराबर है तो आपके नज़र में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। औरत के राइट्स क्या हैं? औरत और मर्दों के राइट्स इक्वल ही हैं, जैसे कि एजुकेशन को लेके जितना पढ़ाई मर्द कर सकते हैं उतना औरतें भी कर सकती हैं। प्रॉपर्टी को लेके जैसे औरतों का भी हक है प्रॉपर्टी का और मर्दों को भी है। औरत अगर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी खुद कर सकती है, वहाँ पर उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पर इस्लाम में कहीं भी मेंशन नहीं है कि औरतें बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। जो एक्चुअली मेंशन है कि औरतों को आप एक अच्छे नज़र से देखें, रिस्पेक्टफुल नज़र से देखें, कभी डिसरेस्पेक्ट ना करें। अगर कभी एक औरत दिल से कंप्लेन करती है कि उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, चाहे वो एज अ बेटी हो या फिर एज बीवी हो, एज बहन हो, एक दोस्त हो, तो वो जो उसे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं वो बहुत बड़े गुनाह के हकदार हैं। तो आप हर औरत को एक अच्छे नज़र से, रिस्पेक्टफुल नज़र से देखें। और अगर आप अपने रिलेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उस रिलेशन को हट जाइए, लेकिन औरतों को तकलीफ़ ना दीजिए। औरतों को तकलीफ़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, ये हर किसी को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। औरत और मर्द का इक्वल राइट्स है फॉर एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बस दोनों के ऊपर ये भी वाजिब है कि कोई अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उसके अलावा वो लोग दोनों बराबर के हर चीज़ के हकदार हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि खुदा ये बोलते हैं कि आप सबको एक नज़र से देखें और एक तरीके से ही ट्रीट करें। सबको इज़्ज़त की नज़र से देखें, भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, या फिर वो आपका अपना करीब हो या दुश्मन हो, बट दुश्मन को भी आप इज़्ज़त के नज़र से देखें और उसे इज़्ज़त दें। जब उसकी मदद की ज़रूरत हो उसे मदद ज़रूर करें। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या झगड़ा होता है, उसे रिज़ॉल्व कैसे करें? यूजुअली हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम गुस्सा कर जाते हैं। तो अल्लाह का ये कहना है कि सबसे पहले कि उस स्टेज में आपको काम रखना चाहिए और सामने वाले को इज़्ज़त देनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप कोई बदला का नियत न रखें।
जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए जाते हैं, कभी कोई बदले का नियत ना रखें, क्योंकि वही फ़ैसला आपके हित से मुड़ जाएगा। आप चाहें तो किसी तीसरे को एज अ मीडिएशन रख सकते हैं, जो न्यूट्रल होगा आपके साइड से और दोनों के साइड से, ताकि वो सही फ़ैसला ले सके। तो ऐसा कोई बंदे के पास जाइए जिसको आप जानते हैं या जानते हैं कि वो सही फ़ैसला ले सके। और एक बात ये है कि आपका चाहे जितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो या जितना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंस रखें। जो पेशेंस रखते हैं, जो इंतज़ार करते हैं, उनका जब खुदा का फ़ैसला आता है तो उनके हित में आता है। अगर आप बेचैनी दिखाएंगे, जल्दबाज़ी दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, कोई गलत तरीका अपनाएंगे अपने हित में फ़ैसले को करने के लिए, तब आप भले ही शायद उस पॉइंट में भी फ़ैसला आपके हाथ आ जाए, बट सही मायने में लॉन्ग रन में आपको हमेशा उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बदला का नियत ना रखें, अच्छे से बिहेव करें, रेस्पेक्टफुली बिहेव करें हर सिचुएशन में। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही मुश्किल है सही में, क्योंकि हमें इंस्टेंटली गुस्सा आता है। तभी आप अल्लाह का नाम लें, अल्लाह के बारे में सोचें, और ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, आप पहले सोचें कि अल्लाह ने क्या बोला है। आपको अपने आप एक इत्मीनान आ जाएगा, नहीं, अल्लाह है जो इंसाफ करने के लिए है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। अगर मैं सही रास्ते में चलूँगा तो अल्लाह मुझे इंसाफ देगा, यही दिखाएगा कि अल्लाह के आप पाबंद हैं, अल्लाह के राह में चल रहे हैं। और जब आप अल्लाह के राह में चलेंगे, इंसानियत के राह में चलेंगे, तो इंसाफ आप ही को मिलेगा। ये चैप्टर कितना ख़ास है, क्योंकि ये और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करता है, जो है यतीमों के बारे में। अगर कोई यतीम है तो उनके जो जायदाद है उसको आप हड़पे नहीं। अगर कोई यतीम है उसे इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर दें। जैसे ज़कात होता है, आप वो ज़कात इन यतीमों के लिए निकाल सकते हैं। अगर कोई औरत बेवा है, यानी कि विडो हो गई है, तब भी आप ये ज़कात का पैसा उन्हें दे सकते हैं, ताकि वो अपना ज़िंदगी चला सके। तो प्रोवाइडिंग दिस फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर ऑर्फन्स एंड विडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर इस डिटेल्स में बताता है कि अगर आप एक गार्डियन हैं एक ऑर्फन के, तो आप धोखे से उनकी प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप अगर आप अमीर हैं तो आप उस प्रॉपर्टी से एक पैसा नहीं ले सकते। और अगर आप में इतना पैसा नहीं है आपके पास, और आप उस यतीम का देख रेख कर रहे हैं, तो आप जो खर्चा कर रहे हैं उससे थोड़ा आप ले सकते हैं उनके प्रॉपर्टी से, बट पूरी की प्रॉपर्टी पे उन्हीं का हक है। तो किसी अनजान के हक पे अपना हक ना जताएं, क्योंकि जब ऊपर वाला आपसे लेगा तो इससे कहीं ज़्यादा ले लेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शादी के बारे में। जी हाँ, इस्लाम में मर्दों को 4 शादी की इजाज़त है। ये अगर इसकी बात करना चाहे, नो, ये क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया जाता है, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जहाँ हर रिलीजन को आप उठा लीजिए, तब पॉलीगैमी बहुत ही कॉमन था। हर मर्द के बहुत सारे रानियाँ बीवियाँ हुआ करते थे, या राजा के रानियाँ हुआ करते थे। इस्लाम चाहते थे कि ये चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने 4 तक एक रेस्ट्रिक्शन लेके आए। उसके लिए भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे नंबर 1, आप अगर दूसरी शादी करते हैं तो पहली बीवी का आपको इजाज़त लेना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली पहली बीवी को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, और वो खुश हैं कि आपकी दूसरी शादी हो, तभी आप कर सकते हैं। और दूसरी शादी भी आप तभी कर सकते हैं जब आप दूसरी बीवी को भी इक्वली ट्रीट कर सके, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, जैसे आप पहली बीवी को कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी शक है आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ की दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जब लोग शादी करते थे दूसरा या तीसरा, कि जब यतीम हो जाते थे लड़कियां, तब उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। तो उनका नियत जो होता था वो था कि उनको सोसाइटी में वो इज़्ज़त दें, सोसाइटी में वही रुतबा दें, और उनको फिनेंशियली सपोर्ट कर सके, मेंटली सपोर्ट कर सके। जब ये नियत से आप एक शादी करते हैं तभी, और वो भी अगेन आपकी पहली बीवी की इजाज़त से,
तब आपको ये शादी अलाउड होता है। अगर आपकी कोई भी बीवी नाखुश है, आप उन पे वायलेंस करते हैं या उनको फिनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनका देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, तो उन वाइफ का या बीवियों का पूरा हक है, इस्लामी तौर तरीके में वो हेल्प ले सकती हैं, सपोर्ट ले सकती हैं, ताकि वो अपना हक पा सकें। तो 4 शादी अलाउड है, ये सच है, लेकिन बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। ये जो सारे वुमेन राइट्स हैं, शादी के राइट्स हैं, ये औरतों से ज़्यादा मर्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि औरत सप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है। नहीं, कहीं न कहीं उनको सही इक्वल दर्जा देने के लिए ये सारे रूल्स बने हैं, जो मर्दों को समझने चाहिए, ताकि वो इज़्ज़त इस सोसाइटी में औरतों को दे सकें और दिलवा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने कहा कि इतने सारे आयतों को इतना समराइज़ करके बोलना बहुत ही मुश्किल है। मैं बस कोशिश कर रही हूँ, बट ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप झूठ ना बोलें और र्यूमर्स ना फैलाएं। अगर आप उस सिचुएशन में मौजूद थे, आपने सही मायने में वो बातों को सुना है, आपने सही से समझा है, तभी आप उस चीज़ को किसी और को बोलें। अगर आप सुनी सुनाई बातों को फैलाते हैं, तो आप उस इंसान जिसने गुनाह किया है, उससे डबल गुनाह के हकदार हैं। तो जब आप ये काम करते हैं, इसे हम चुगली कहना भी कहते हैं, किसी के बारे में बुराई करना, वो बहुत ही बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी के बारे में बात करते हैं, तो उसके मौजूदगी में बात करें। अगर उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो उसी से ही बात करें, आपके जो गिला शिकवा है उसी से ही क्लियर करें। बट सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें, सुनी सुनाई बातों को फैलाएं नहीं। और कोई आके आपको किसी अपना दिल का दुखड़ा सुनाता है, तो दूसरे तरफ जिसके बारे में वो बोल रहा है, उसकी भी बात सुने। दो पहलुओं को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर कोई राय बनाना या फिर कोई फ़ैसला लेना वाजिब होता है। तो झूठ ना बोलें, र्यूमर्स ना फैलाएं। अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हैं, तो उस चीज़ पे पूरी तरह यकीन ना करें। खुद सुने, समझें और फिर फ़ैसला लें। तो ये थे सारे पॉइंट्स चैप्टर नंबर 4 के। मैंने कोशिश की है कि मैं इसे कितना समराइज़ करके बोल सकूं, बट मुझे हर बार मैं जब ये पढ़ती हूँ, तो मुझे कितना सुकून मिलता है कि अल्लाह ने ऑलरेडी इंसान को एक मॉरली, एक राइटफुली ह्यूमैनिटी के रास्ते में चलाने के लिए जो रूल्स ज़रूरी हैं, गाइडेंस ज़रूरी है, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम उसे फ़ॉलो कर सकें। अगेन मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अगर सही राह दिखा के आगे बढ़ते रहें, तो हम सब सही राह में चल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। चाओ।